तो दोस्तों खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं राजीव और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खरी खरी में हमेशा की तरह प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आज जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा करने के लिए इस खरी खरी में बिना लाग लपेट के बात खरी खरी हम और आप और आपकी बात खरी खरी लोग बहुत पसंद करते हैं, उस हिसाब से भी समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जो कुछ आज दिन भर हुआ उसमें क्या बात खरी खरी वाली है। सबसे पहले राहुल गांधी पहुंचे आज जयपुर और जयपुर में आज उन्होंने चुनावी आगाज कर दिया, शानदार भाषण। लेकिन मंच तक जाने से पहले जब राहुल गांधी निकलते हैं तो स्कूटी की सवारी करते हैं। देखिए कैसे चौंकाते हैं स्वामी जी राहुल गांधी। जरा उस तस्वीर को, उस विजुअल को दिखाइए कि राहुल गांधी स्कूटी की सवारी कर रहे हैं, स्कूटी पर सवार हैं और पहुंच रहे हैं सीधे मंच की तरफ। उसके बाद ये हेलमेट लगाए हुए हैं ताकि कोई विजुअल ऐसा ना बने कि बिना हेलमेट की सवारी कर रहे हैं, और इनके साथ साथ तमाम उनके सुरक्षाकर्मी हैं और राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये बहुत कुछ बयां करती है। देखिए अब ये मेन सड़क पे आ गए हैं राहुल गांधी और एक महिला हैं जो राहुल गांधी जिसकी स्कूटी पे राहुल गांधी सवार हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं लेकिन और यानी कि मौसम खुशनुमा है। दिल्ली में खूब ये कॉलेज की छात्रा है और कॉलेज में गए थे राहुल गांधी। यहाँ इसके बाद इस कॉलेज में पहुँचे राहुल गांधी और यहाँ के बाद राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करने के लिए गए और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हम उस जनसभा में भारी भीड़ में राहुल गांधी ने क्या बातें कही हैं ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जरा इस अंदाज को आपके जरिए समझना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्कूटी के ऊपर सवार होते हैं राहुल गांधी, एक छात्रा है, स्टूडेंट है और वो स्कूटी चला रही है। क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं राहुल? देखिए राजीव जी, इसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। इसको कहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी को, छात्राओं को एक मैसेज देना कि देश की बागडोर तुम्हारे हाथ में है और तुम किसी से कमजोर नहीं हो और इसलिए मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूं, तुम ड्राइव कर रही हो। इसका मतलब यह है कि देश को ड्राइव करने की जो शक्ति है, ड्राइव करने का जो नेतृत्व इस देश को देना है, उसमें नारी शक्ति का पूरा उपयोग होना है। और एक युवा लड़की को उन्होंने अवसर दिया कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम आगे मुझे ले चलो, मुझे मेरे गंतव्य की तरफ ले चलो। तो एक प्रकार का यह मैसेज है, बड़ा क्लियर मैसेज है कि एक युवा, दूसरा वो एक छात्रा और एक पढ़ने वाली छात्रा जो एक मैसेज देती है, पूरे समाज को मैसेज देती है कि आप ये देखिए कि ये युवा लड़कियां जो हैं मेरे देश की, क्योंकि मैं शिक्षक रहा हूं राजीव जी, तो मैंने देखा है कि कितनी प्रतिभा इन बेटियों के अंदर होती है और बेटियों को जहां जहां अवसर मिला है उन्होंने देश में नए नए कीर्तिमान छुए हैं। तो राहुल गांधी एक ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि युवा छात्राओं को समाज में, और वो न केवल देश को दिशा दे सकते हैं बल्कि इन देश के नेताओं को भी दिशा दे सकते हैं। तो कन्या आगे बैठी है, छात्रा आगे बैठी है, राहुल गांधी जो है बैक सीट पे हैं, ड्राइविंग सीट पे लड़की है, बेटी है, छात्रा है। जी बिल्कुल, इस लड़की का नाम मीमांसा उपाध्याय है, ये छात्रा है और राहुल गांधी लिख रहे हैं कि एम्पावर women like मीमांसा उपाध्याय एंड दे विल लीड आवर कंट्री टू अ ब्राइटर फ्यूचर। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और मीमांसा उपाध्याय की स्कूटी पर बैठकर, मीमांसा स्कूटी चला रही है और राहुल गांधी उस पर बैठे हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं यूनिवर्सिटी में, जयपुर में। और राहुल गांधी, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी वो स्विगी और जोमेटो के जो डिलीवरी वाले बॉयज़ हैं उनके स्कूटी पे बैठ जाते हैं, कभी राहुल गांधी बस की सवारी करते हैं, कभी ट्रक की सवारी करते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाने लगते हैं, कभी कुलियों के बीच पहुंच जाते हैं, कभी सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम घटनाक्रम, कभी बाइक की सवारी करने लगते हैं, तमाम घटनाक्रम जो हैं आप पिछले दिनों लगातार देख रहे हैं। और अगर कोई किताब लिखी जाए तो राहुल गांधी की इन सवारियों पे राहुल गांधी लगातार चलते हुए हैं। इन सब में एक चीज़ जो साफ साफ दिखाई दे रही है स्वामी जी, वो ये है कि राहुल गांधी जीवन जैसे गतिशील है वैसी ही गतिशीलता दिखा रहे हैं
2 पहियों की सवारी हो या 4 पहियों की सवारी हो या 6 पहियों की सवारी हो या ट्रेन की सवारी हो, जो भी हो, ट्रेन की सवारी राहुल गांधी ने पहले बहुत की है। उदयपुर में जब कन्वेंशन था कांग्रेस पार्टी का, तब भी वो दिल्ली से उदयपुर ट्रेन की सवारी करके गए थे। तो एक सफ़र करना, पैदल तो चल ही चुके, 4000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा वो कर चुके हैं, और उसके बाद अभी देखिए कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा उन्होंने बाइक से लद्दाख में कर डाली। तो ये सब जो है, और उसमें से आज जो तस्वीर आ रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले वो कुलियों के बीच गए थे यहीं आनंद विहार टर्मिनल पे और रेलवे स्टेशन पे, और वहाँ के बाद आज जब पहुँचते हैं, जाते एक नेता के रूप में वहाँ हवाई अड्डे से उतरते, सर्किट हाउस पहुँचते, फिर जा कर के वो भाषण देते अपने रैली में, और भाषण दे के चले आ सकते थे। लेकिन उससे पहले जो ये कर रहे हैं, ये क्या कुछ पैगाम दे रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, क्या एक अलग तरह की राजनीति यहां छेड़ दी है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने कुछ सवाल भी पूछे, इन सवालों से बीजेपी के अंदर क्यों भूचाल मचा हुआ, बवाल मचा हुआ, ये भी समझेंगे। लेकिन आइए एक एक करके राहुल गांधी के भाषण के कुछ अंश को हम सुनते हैं। और सबसे पहले राहुल गांधी ने जो यहां पर, चलिए एक एक करके, पहला राहुल गांधी के पहले वीडियो को ले आइए, ओबीसी के मसले पर राहुल गांधी, क्योंकि कल भी उन्होंने बात की थी ओबीसी की। तो ओबीसी के मामले में महिला आरक्षण, और देखिए एक महिला की स्कूटी पे बैठे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, जैसा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह रहे थे, और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी ओबीसी महिलाओं के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं, और ये सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। जैसे ही मैंने कास्ट सेंसस की बात शुरू की पार्लियामेंट हाउस में, आप देख लेना, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री सब चिल्लाने लगे, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की, टीवी का कैमरा हिल गया कि देश के ओबीसी को यह पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को जो चलाते हैं, 90 लोग जो चलाते हैं, उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ये राहुल गांधी ओबीसी का इन्होंने बिल्कुल वो एक कहें तो एक नब्ज पकड़ ली है राहुल गांधी ने इस महिला आरक्षण को लेकर के, और उसमें ओबीसी, दलित और आदिवासी, इन लोगों के लिए आपने आरक्षण का प्रावधान अलग से क्यों नहीं किया, ये सवाल बार बार राहुल गांधी पूछ रहे हैं। और कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार में ही 90 सेक्रेटरीज जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी से आते हों, तो ओबीसी को लेकर के आपका नजरिया क्या है, आपके विचार क्या हैं, वो साफ यहाँ समझ में आते हैं। जरा राहुल गांधी ने सरकार से इसी मसले पे कुछ सवाल भी किए हैं, उस सवाल को भी सुन लेते हैं। राहुल के सवाल, बीजेपी में बवाल क्यों लिख रहे हैं हम, उससे पहले राहुल गांधी के कुछ सवालों को सुनते हैं। इसी जयपुर के इस महारैली से राहुल गांधी जो बात कह रहे थे उसको सुनिए। 26 मिनट 27 मिनट, लगभग आधा घंटा का राहुल गांधी का भाषण, और बहुत ही इंपैक्टफुल भाषण आज राहुल गांधी ने दिया है। और उससे पहले यहाँ मीमांसा उपाध्याय की स्कूटी पर राहुल गांधी जो सवारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये देश का फ्यूचर यही लड़कियां, यही महिलाएं हैं, और इनके सशक्तिकरण के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है। लेकिन सवाल क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी मोदी जी से, बीजेपी से, मोदी सरकार से, सुनिए जरा। अब देखिए, महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे, हमने बिल का, सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं, सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले
नए सेंसस की जरूरत है और नए डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाइयों और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं, मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। तो महिला आरक्षण पे लगातार सवाल करते हुए राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी अपने जो वहाँ उनके कार्यकर्ता हैं उनमें भी जोश भरते हुए, उत्साह बढ़ते हुए बब्बर शेर कह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर स्वामी जी आपके पास आते हैं हम। लेकिन यहाँ आरक्षण का मसला आने वाले समय में बहुत गहराने वाला है। बीजेपी कहीं ना कहीं चाहेगी कि इस महिला आरक्षण के को लेकर के जनता के बीच जाए, वोटर्स के बीच जाए। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने जो सवाल ओबीसी और एससी एसटी के लिए यहाँ खड़ा कर दिया, उन महिलाओं के लिए खड़ा किया है, इस पर तो चर्चा होगी ही। राहुल गांधी इसके साथ साथ जो कार्यकर्ता हैं उनमें कैसे जोश भर रहे हैं, जरा उसको देखिए। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, आप दूर दूर से आए हैं। जैसे राजस्थान में रणथंभौर है, रणथंभौर में अगर आप जाएं, आप गए होंगे, तो वहां पे एक शेर को देखने घंटे लग जाते हैं। मतलब ढूंढो उसको, 6-7 घंटे लगते हैं और फिर एक झलक दिखती है, भाग जाता है। आप में से लोग गए होंगे रणथंभौर। यहां पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। शांति से बैठे हुए हैं। नफरत की बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। यहीं से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी, ये विचारधारा की लड़ाई, बब्बर शेर, उसके लिए रणथंभौर का जिक्र भी कर रहे हैं। राजस्थान है और वहाँ राजस्थान में अगर रणथंभौर का जिक्र ना करें तो फिर राजस्थान के इस ट्रिप को कहीं ना कहीं अधूरा मानेंगे, क्योंकि बब्बर शेर की बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ राहुल गांधी विचारों की लड़ाई कह रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई, और इस बात को हमेशा कहते आए हैं। इस आगाज़ को, राहुल गांधी के इस भाषण को और आज जो कुछ वहाँ हुआ राजस्थान में, उसको लेकर के क्या कुछ आप सोचते हैं, क्या कुछ देखते हैं आप? आने वाले चुनाव में इसका क्या असर पड़ने जा रहा है? और लगातार देखिए, एक के बाद एक 18 तारीख से संसद की कार्यवाही शुरू होती है और आज 23 तारीख है। इस पिछले 6 दिनों में जो कुछ भी परिवर्तन आया है, जरा आपका नजरिया उस पर खरी खरी सुनना चाहता हूं। देखिए राजीव जी, जो सबसे बड़ी बात है, देखिए हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का अगर आप शॉर्ट एनालिसिस करें, आप स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखें, हमारी देश की जो विविधता है, हमारे देश के जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्कार और संस्कृति है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ भी है और बहुत बड़ी वीकनेस भी हो सकती है, जो अभी तक हिंदुस्तान की रही है। देखिए, जो सबसे बड़ी वीकनेस हमारे देश में रही, जो हमारी जाति प्रथा है, जो एक छुआछूत की भावना हमारे देश के अंदर रही है, उससे क्या हुआ कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग, एक बहुत बड़ी जनसंख्या
वो जो है, वो जो विकास की यात्रा है उससे अलग थलग पड़ गई। तो इस चीज को जो महसूस किया, इस विचारधारा ने एक चीज को महसूस किया कि जो आप ये, जैसे आरएसएस के प्रमुख का पद है, अगर वो केवल एक वर्ग के लिए, एक वर्ण के लिए सुरक्षित रहेगा, अध्यापकों में 95% अगर एक वर्ण के लोग होंगे, अगर जो सरकारी अधिकारी उच्च पद पर रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं एक वर्ग के रहेंगे, तो देश जो है मजबूत नहीं हो पाएगा। हमारे देश में जो हमेशा, हमारे देश में इतिहास में दूसरे लोगों ने शासन किया, वो एक वर्ग ऐसा था जो संघर्ष करने और लड़ाई करने के लिए उपयुक्त माना गया, बाकी लोगों को मौका नहीं दिया गया। जबकि आपने देखा हमारे देश में कितने रणबांकुरे रहे हैं, हमारे यहां बिरसा मुंडा जैसे वीर रहे हैं, और जो महाराणा प्रताप, जहां राजस्थान में आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वहां पे उनके जो आदिवासी, जो भील आदिवासियों ने जिस प्रकार से महाराणा प्रताप का साथ दिया था और अंतिम श्वास तक साथ दिया था, देश को एकजुट करने की आवश्यकता है। तो पहले चीज जब वो ये बात कर रहे हैं ओबीसी की या एससी एसटी की या बाकी लोगों की, तो वो कह रहे हैं देश को एकजुट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो है, देखिए ये विचारधारा क्या है, ये विचारधारा ये है जो भारत की मूल भावना है, जो भारत की मूल आत्मा है। भारत की मूल आत्मा क्या है? आप भारत का जैसे ही नाम लेते हैं, आप हिंदुस्तान का राजीव जी जैसे ही कल्पना करते हैं, तो आप एक ऐसा देश आपको दिखाई पड़ता है जो प्यार मोहब्बत का सागर है। ये दूसरे देश में जाके आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। अतिथि तो देवो भव वाली चीज हमारे यहां नहीं है, दूसरे देशों में आपको नहीं मिलेगी। तो जिस प्रकार से, इसीलिए जो विदेशी हिंदुस्तान में आते हैं अचंभित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, कितना प्यारा देश है, कितनी विविधता वाला देश है, अलग अलग भोजन, अलग अलग भाषा, अलग अलग चीजें। तो ये जो 9 साल के अंदर जो विचारधारा में परिवर्तन हुआ है, हमें भी उस रास्ते में ले जाने का प्रयास किया गया है जो रास्ता हिंदुस्तान ने आज सनातन काल में कभी पसंद नहीं किया है। तो राहुल गांधी जो विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो भारत की मूल आत्मा की विचारधारा की बात कर रहे हैं, वो विचारधारा की बात कर रहे हैं जिसमें प्यार है, जिसमें मोहब्बत है। जैसे कल दानिश अली जी को जाके उन्होंने गले लगाया। राजीव जी आप सोचिए, जिस आदमी के एक दिन पहले उसके ऊपर इतना बड़ा घात हुआ है, उसके मस्तिष्क पे इतना बड़ा प्रतिघात हुआ है, जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी कि संसद जैसी जगह पर उस पे इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा का उपयोग हो सकता है। जब वो महसूस कर रहा था कि उसको किसी मजबूत कंधे की आवश्यकता है, कोई उसे गले लगाए, कोई उसके कंधे पे हाथ रखे, राहुल गांधी वहां पहुंच गए। जबकि दानिश अली उनकी पार्टी के भी नहीं है और इंडिया अलायंस के भी नहीं है। लेकिन देखिए ये मूल्य ये है कि जो भी सताया जाए, जो भी शोषित हो, उसके दरवाजे पे आपको पहुंचना है। जैसे मणिपुर गए राहुल गांधी, कौन नेता गया, कौन सेंट्रल मिनिस्टर गया, कौन से प्राइम मिनिस्टर गए? इसका मतलब यह है जो भी परेशान है, जो कंधा ढूंढ रहा है, जो आंसुओं को कहीं पे अपने ढालने की कोशिश कर रहा है, वो देख रहा है कोई तो आए जो मेरे दर्द और दुख को सुने। तो मणिपुर गए, वो लद्दाख गए, युवाओं से उन्होंने बात की, वहां पे बिटिया के स्कूटी पे बैठ के पीछे वो गए, तो दानिश अली से गले मिले। जो बाकी आपकी सब्जी की मंडियां हैं वहां गए, ट्रक ड्राइवर से मिले। इसका मतलब राहुल गांधी जो हमारे भारत की मूल आत्मा है उसको बल देना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, और किसी भी धर्म और जाति के खिलाफ जो विद्वेष फैलाने की बातें होती हैं उसके विरोध में एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए जब वो कहते हैं ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है, एक विचारधारा घृणा की है, नफरत की है, और एक विचारधारा मोहब्बत की है, प्यार की है, तो हम ये जानते हैं भारत सनातन काल से हमेशा इसीलिए बचा रहा और बचा रहेगा अगर इसको प्रेम और सद्भाव की भावना से अलग नहीं किया गया। राहुल गांधी उस चीज को बलवती कर रहे हैं जो महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध और महावीर जैसे महात्माओं ने किया है। यही दिशा है जो देश की दिशा होनी चाहिए, और राहुल गांधी देश को उसी दिशा में, जिसको बहुत हद तक 9 साल में दूसरी दिशा में ले जाया गया है, उसको वापस उसी में दिशा में लाने का प्रयास कर रहे हैं राजीव जी। उसी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी, यहां साफ दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी के जो सवाल हैं उससे बीजेपी में बवाल हम लिख भी रहे हैं इस खरी खरी में, और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो सवाल यहां खड़े कर रहे हैं उससे परेशानी कैसे खड़ी हो रही है, और खासकर बीजेपी के अंदर कल से लेकर आज तक। कल आपने देखा कि राहुल गांधी ने दानिश अली के घर जाकर उनसे मुलाकात की और साफ साफ ट्विटर पे लिखा,
सोशल मीडिया के जरिए ये पैगाम दिया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उन्होंने अपनी बाइट में भी यही बात कही। लेकिन उसके बाद आज जब पहुंचते हैं राहुल गांधी जयपुर, तो वहां भी जयपुर में एक स्टूडेंट है मीमांसा उपाध्याय, उसकी स्कूटी पर बैठते हैं और उसकी सवारी करते हैं। के बाद राहुल गांधी, ये देख रहे हैं आप, राहुल गांधी आगे की स्कूटी पे बैठे हुए, और इसके बाद राहुल गांधी सीधे जब पहुंचते हैं रैली में, तो रैली में भी राहुल का जोरदार भाषण होता है। राहुल के भाषण का एक अंश और सुनाना आपको चाहूँगा। पहले ले आइए राहुल के भाषण को, और जिसमें वो इंडिया और भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, इसकी बात कर रहे हैं। ज़रा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी, आपको याद होगा। पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, याद है आपको? इंडिया से भारत। अब पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया, इंडिया वर्सेस भारत। कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में, मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई कराओ। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई। अब स्पेशल सेशन में क्या करें? स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें? चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब देखिए, तो सुन रहे थे आप स्वामी जी, यहाँ राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ी बात की इंडिया भारत, इसको लेकर के भी तमाशा खड़ा किया गया। इंडिया बोलने से भी परहेज किया गया, इंडिया को घमंडिया कहा गया। इंडिया की जगह पे भारत लिख करके G20 की बैठक में राहुल गांधी को चुनौती देते हुए मोदी जी बैठे। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया, और ऐसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें जो चल रही थीं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं, या ये माना जाए कि इस जो भी बात यहाँ जो जिस भी तरह की चुनौती पेश करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से या मोदी सरकार की तरफ से या मोदी जी की तरफ से हो रही है, उस चुनौती का सामना डटकर इंडिया कर रहा है। और राहुल गांधी अग्रिम पंक्ति में सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बैकफुट पे आना पड़ रहा है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को या उनकी टीम को, ये माना जाए स्वामी जी। देखिए राजीव जी, मुद्दा ये है, आप नाम हिंदुस्तान रख लीजिए, भारत रख लीजिए, इंडिया रख लीजिए, आर्यवर्त कुछ रख लीजिए, असली जो हमारे देश की समस्याएं हैं, मेरे छात्रों की समस्याएं हैं, मेरे देश की युवाओं की समस्याएं हैं, गृहिणी की समस्या है जो रसोई के अंदर अपने परिवार के लिए उसका पालन पोषण करती है, उसकी समस्याएं हैं। आप रोजगार दे दीजिए बच्चों को, आप जो बनाए राम रख लीजिए। चलिए, आपको अगर अमेरिका नाम रखने से फायदा होता है, मेरे बच्चों को नौकरियां मिल जाती हैं, 2 करोड़ नौकरियां अगर हर साल हिंदुस्तान के बच्चों को मिल जाए, आप जो नाम अमेरिका रख लीजिए, जापान रख लीजिए, जो नाम रखना है रख लीजिए, लेकिन बच्चों को रोजगार दे दीजिए। आप महंगाई कम कर दीजिए। आप जो गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, उसकी गरीबी को, उसको गरीबी के स्तर से उठा दीजिए। आप अडानी जी को जो सारे देश की संपत्तियां दे रही हैं उसको कम करिए, सारा उनके संपत्तियों को नेशनलाइज कर दीजिए। पीएसयूज में और सरकारी नौकरियों में जो लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, मेरे देश के युवाओं को दे दीजिए। आप देश में जो विद्वेष फैला रहे हैं उसको खत्म कर दीजिए, उसको कम कर दीजिए। प्रेम और सद्भाव की बात कीजिए, आप प्यार और मोहब्बत की बात कीजिए। सभी जाति और संप्रदायों के बीच में 142 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात कीजिए। नाम जो मनाए आप रख लीजिए, हमको नाम से कोई अंतर नहीं पड़ता। जो संविधान में बाबा साहब ने और बाद में जो उसमें संशोधन हुआ उसके हिसाब से, और ये तो ओरिजिनल संविधान में है, भारत दैट इज इंडिया, तो इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता, इसकी ये क्या मुख्य समस्या है देश की? देश की मुख्य समस्या है जो है वो महंगाई है, वो बेरोजगारी है, बदहाली है, गरीबों का बिल्कुल एक प्रकार का शोषण है, जो सामाजिक विद्वेष बढ़ रहा है, जो धार्मिक विद्वेष बढ़ रहा है, ये देश की समस्या है। इन देश की समस्याओं पे ध्यान न देकर
आप विदेश जाते हैं, वहां जाके 7.5 कैरेट का हीरा किसी को भेंट कर देते हैं। जो विदेशी आगंतुक आपके यहाँ आते हैं, मेहमान आते हैं, उनसे आप मिलने नहीं जाते, 2 दिन तक वो अपने होटल में बंद रहते हैं। आप सबसे पंगा लेने के लिए उतारू रहते हैं, अपने देश के अंदर अपने विपक्षियों को नहीं सुनते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है, संविधान की जो मूल भावना है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूल भावना थी, जो वो चाहते थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे, महात्मा गांधी चाहते थे, देश को एकजुट कीजिए। आप ऐसा ना हो कि अखंड भारत बनाते बनाते देश के अंदर आप इतना ज्यादा धार्मिक और जातीय विद्वेष पैदा कर दें। तो असली मुद्दा यह है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं और जो हम लोग सब चाह रहे हैं, जो भी राष्ट्रहित में बात करते हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो ये चाहते हैं, ये फिजूल की बातें मत कीजिए, देश को गलत दिशाओं में मत ले जाइए। आप मंदिर और मस्जिदों के बीच में खुदाई करके क्या था क्या नहीं था, 500 साल पहले कुछ और रहा होगा, 1000 साल पहले कुछ और रहा होगा, 2000 साल पहले कुछ और रहा होगा। आप बताइए राजीव जी, विदेश में किसी भी देश में, किसी भी विकसित देश में इस प्रकार की वाहियात बातें सुनाई पड़ती हैं क्या? व्हाइट हाउस के नीचे क्या था, फलाने के वहां पे उनकी खुदाई करके नीचे निकाल रहे हैं। अरे खुदाई करते जाएंगे तो आप पाषाण युग में पहुंच जाएंगे और आप उस युग में चले जाएंगे जबकि बिल्कुल एक प्रकार से पत्थर को घिस के लोग बिजली बनाया करते थे, आग लगाया करते थे। आज की तारीख में आप 21वीं शताब्दी में हैं। मेरे देश को साइंटिफिक आउटलुक दीजिए और बीए करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, इंजीनियरिंग करके, एमबीए करके 10-10, 12-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं। अग्निवीर की आपने बिल्कुल एक प्रकार की दुर्दशा कर दी है। 4 साल में बच्चा 21 साल में रिटायर होकर आता है, आप 72 साल में रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है। अगले भी 5 साल आपने सुरक्षित कर लिए, अगली बार झंडा मैं फहराऊंगा, और मेरे देश के बच्चों को 22 साल में रिटायर कर देते हैं आप। तो देखिए, असली मुद्दे जो हैं उससे हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। देश के जो असली मुद्दे हैं, प्रेम, सद्भाव, मोहब्बत, रोजगार, महंगाई का कम होना, और इस प्रकार से आप विदेशी लोग, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उनसे आपकी शत्रुता कायम हो रही है कि इजराइल को छोड़ के, क्योंकि इजराइल भी एक ऐसा देश है और एक आप उसकी जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको बनना है तो ब्रिटेन जैसे बनिए, अमेरिका जैसे बनिए, जहां दूसरे धर्म के माइनॉरिटी के आदमी को वाइस प्रेसिडेंट वो बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। आप योग्यता पे जाइए। धर्म और जाति से योग्यता का क्या लेना देना? किसी जाति धर्म का आदमी हो, अगर अच्छा उसके अंदर गुण है, वो सर्वगुण संपन्न है, उसको सत्ता दीजिए। उसमें धर्म और जाति देखने की क्या आवश्यकता है? तो ये जो अभी तक देश के अंदर नहीं हुआ, ये जो 9 साल से शुरू हुआ है, राहुल गांधी उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। और यही देश की आत्मा है, यही देश की आवश्यकता है। और बच्चों की, युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं, जो उनके सपने हैं, उनके माँ बाप ने मैंने खेत बेच बेच के, कर्ज ले लेके अपने बच्चों को पढ़ाया है, उनको रोजगार दे दीजिए, महंगाई कम कर दीजिए और देश में समरसता पैदा कर दीजिए। नाम आप जो चाहे रख लीजिए, नाम आप चाहें जो चाहे रख लीजिए, लेकिन कम से कम समरसता, रोजगार, ये तमाम चीज़ें इस देश में और खासकर युवाओं के बीच, युवाओं को रोजगार चाहिए। और क्या चाहिए? पहले पढ़ाई यानी शिक्षा चाहिए, उसके बाद रोजगार चाहिए। अगर शिक्षा और रोजगार को सही ढंग से आप ले आते हैं, पटरी पे ले आते हैं, तो देश की बहुत बड़ी समस्या ऑलरेडी दूर हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? क्या पिछले 9 साढ़े 9 साल में आपने ऐसा किया है? एक बड़ा सवाल है ये सवाल समझने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से, जिस कदर वो 2 पहियों, 4 पहियों, 6 पहियों, 8 पहियों की सवारी कर रहे हैं, ये एक गतिशीलता जो दिखाती है, न सिर्फ सियासत में बल्कि देश गतिशील हो, देश आगे बढ़े, ये भी यहाँ कहीं ना कहीं एक पैगाम है, एक मैसेज है। उस मैसेज को समझने की ज़रूरत है। राहुल गांधी आज स्कूटी की सवारी कर रहे थे। मीमांसा उपाध्याय एक लड़की है, स्टूडेंट है, उसके स्कूटी पे बैठकर, पीछे बैठकर वो सवारी कर रहे हैं जयपुर में, यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसके बाद वो रैली में जाते हैं तो वहाँ भी कई सारे सवाल पूछते हैं, मोदी सरकार से सवाल पूछते हैं, वो वहाँ के लोगों, वहाँ के खासकर राजस्थान के लोगों से उनमें जोश भरने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इस देश की राजनीति की दिशा अब बदल चुकी है। एक दिशा अभी तक आपने देखा जिसमें जुमले रहे, जिसमें नारेबाजी होती रही। एक ये दिशा है जिसमें बातें बहुत होती रहीं, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला भारत बना देंगे। अब पहले 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, हर सिर पे घर होगा यानी छत होगी, ये बात हम करते रहे। लेकिन अब जो है वो 2047 की हम बात कर रहे हैं। महिलाओं का आरक्षण लेकर आए,
उस आरक्षण को आज नहीं बल्कि 2029 में लागू करेंगे, ये सदन के अंदर घोषित तौर पर जेपी नड्डा साहब राज्यसभा में बोल चुके हैं और लोकसभा में अमित शाह बोल चुके हैं। तो ये ऑलरेडी घोषित तौर पे अगर ऐसी बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं साफ समझ में आ रहा है कि आज की बातें आप मत कीजिए और आगे के सपने देखिए। आप 2047 में 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब भारत विकसित देश होगा, इसकी आप बात करते हैं। लेकिन आज भारत को विकसित देश बनाने के लिए किस राह पे चल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो बहुत सारी बातें यहाँ जो हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ऐसे सवालों का जवाब लेने की और यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। जरा आपसे समझूं, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाइए स्वामी जी कि कैसे देखा जाए इसको और किस कदर आप खुद देखते हैं कि राहुल गांधी जिस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश, उसमें राजनीति कैसे आगे बढ़ रही है। स्वामी जी आवाज आपकी कट रही है। हाँ प्लीज आप बोलिए। ये असल में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं राजीव जी, बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। हम प्रयास क्या कर रहे हैं, हम देश की जनता को देश के मुख्य मुद्दों की तरफ लौट आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। सरकार यह प्रयास कर रही है कि उनको भटकाव की तरफ ले जाए, उनको मुद्दे ऐसे बना दिए जाएं जो वास्तविकता में उनके मुद्दे नहीं, जो जनता के मुद्दे नहीं है, जो मध्यम वर्ग के मुद्दे नहीं है, जो गरीब आदमी के मुद्दे नहीं है, उसके जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाव की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम ये प्रयास कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भैया अपनी जेब देखो, अपने पेट देखो, अपना मेलन्यूट्रिशन जो है उसको देखो, जो तुमने एजुकेशन प्राप्त की है उसके अनुरूप तुम्हें नौकरियां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं ये देखो। अगर लाखों सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं केंद्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी, वो क्यों नहीं भरी जा रही है ये पूछो। अच्छा राजीव जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके बड़े प्रबुद्ध श्रोता और दर्शक हैं, आप उन कंट्रीज की लिस्ट बनाइए जहां पे समरसता है, जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। वो देश हमेशा विकसित राष्ट्र हैं जहां पे लोकतंत्र भी जीवित है, जहां पे समरसता भी है, जहां एक हिंदू को माइनॉरिटी में होने के बावजूद प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है, जहां पे एक नीग्रो को और आधे मुसलमान को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, जहां पे व्हाइट मेजॉरिटी है वहां ब्लैक को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, वहां पे डेवलपमेंट है। तो क्या हम उन देशों के समूह में जाने का प्रयास कर रहे हैं पिछले 9 साल से, जो कि अराजकता को पसंद करते हैं, जो विद्वेष को पसंद करते हैं, जो देश जिनका हम उदाहरण देते हैं कि पाकिस्तान बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान में ये हो गया, सीरिया में ये हो गया, लीबिया में ये हो गया। आप ये सोचिए एक ही देश 2 भागों में बटा, एक देश बर्बाद हो गया, खत्म हो गया और एक देश आबाद हुआ। तो ये देश कैसे आबाद हुआ? क्योंकि इसकी नींव जो डाली गई वो भारत की जो आवश्यकताएं थी उसके अनुसार डाली गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी के मार्ग निर्देशन में जिसमें सरदार पटेल का भी योगदान रहा, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का भी योगदान रहा, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा। लाल बहादुर शास्त्री जी का हमने समय देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि एक समय का खाना छोड़ दो, लाखों करोड़ों लोगों ने एक समय का खाना छोड़ दिया। तो ये जो प्यार मोहब्बत की चीजें थी, ये जो चीजें हैं, इनकी तरफ हम और आप प्रयास कर रहे हैं कि जनता अपने मूल मुद्दों की तरफ आए। किसी से घृणा, किसी की तरफ विद्वेष बढ़ाना, अगर ऐसा होगा तो देखिए जो फसल बोई गई थी 9 साल पहले, जिसकी रुपाई हुई थी, अब वो फसल दिखने लगी है, वो पकने लगी है। जब आप ट्रेन के अंदर देखते हैं कि कोई आदमी बंदूक से 4 आदमियों को मार देता है, जब आप देखते हैं कि किसी को 2 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, जब आप देखते हैं मणिपुर में किस प्रकार का नरसंहार होता है, पुलिस स्टेशनों को फूंक दिया जाता है, हथियारों को लूट दिया जाता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो देखिए ये जो घृणा का भाव है राजीव जी, इसको भड़काना बहुत आसान है, आग को लगाना बहुत आसान है, इसको बुझाना बहुत मुश्किल है। तो राहुल गांधी एक बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं और हम और आप जितने लोग हैं, जो देशभक्त लोग हैं, जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझे, चाहे हमारे प्राण का बलिदान होके ये बुझे, लेकिन ये आग बुझनी चाहिए, क्योंकि अगली जनरेशन को एक अच्छा भारत सौंप के देना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। और वो देश उनको मिले जो महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर साहब ने और सरदार पटेल ने जिसका सपना देखा था, वो देश न दिखे जिसका सपना गोडसे या सावरकर ने देखा था। तो मुझे एक प्यारा भारत चाहिए, मुझे एक प्यार करने वाला भारत चाहिए, अपने बच्चों के लिए, अपने युवाओं के लिए रोजगार,
क्योंकि युवा मन जो होता है वो जब उसके सपने टूटते हैं तो उसको बड़ा कष्ट होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे देश के युवाओं के सपने टूटें, जो उनके मां बाप के सपने हैं वो न टूटे। इसलिए हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाह रहे हैं जिसमें राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, जा रहे हैं, रहे हैं, हम भी में योगदान दे रहे हैं, जो सामग्री है वो डाल हो रहा है। मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि एक बार रिकनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आवाज़ भी थोड़ी सी साउंड जो है वो ठीक भी नहीं आ रही है। और थोड़ा एक बार नहीं, अब ठीक है जी, अब ठीक है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ आप कह रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ हम कर रहे हैं इस खरी खरी में। और जो कुछ देश की सियासत में चल रहा है, राहुल गांधी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं दोस्तों। और इस खासकर पिछले 3-4 दिनों में सियासत देश की जिस दिशा से बड़ी तेज़ी से बदली है, आप देखिए अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। पहले संसद का विशेष सत्र शुरू होता है, पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में संसद का सत्र 19 तारीख से उसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद वहाँ महिला आरक्षण बिल पे चर्चा, लेकिन बहुत आराम से अच्छी तरह से दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हो जाता है। और उसी बीच आप देखते हैं कि राहुल गांधी पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, कुलियों से मिलते हैं। आज राहुल गांधी और कल शाम को राहुल गांधी दानिश अली के यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि दानिश अली को लेकर के भी जो बातें कही गई थी रमेश बिधूड़ी की तरफ से, उस पर वो मरहम लगाने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। और इन तमाम मसलों पे चर्चा चल ही रही होती है कि आज राहुल गांधी पहुंचते हैं जयपुर, और वहाँ मीमांसा उपाध्याय नाम की लड़की की स्कूटी पर सवारी करते हैं राहुल गांधी। और जब अपनी बात रखने, भाषण देने के लिए जब वो रैली में जाते हैं, तो रैली का संबोधन जो होता है उसमें बब्बर शेर से करते हैं, वो अपने लोगों को बब्बर शेर कह रहे हैं। तो ये तमाम बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये इन्हीं बातों को लेकर के कि क्या आने वाले समय में इस देश की सियासत को और हम बदलते हुए देखेंगे। जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत सारा परिवर्तन हम देख रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बनारस में हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जयपुर में हैं। इस वक्त भी जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी जयपुर में ही महात्मा गांधी के एक संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं। वो वहाँ की तस्वीरें भी हम शाम को जब न्यूज़ पॉइंट में बैठेंगे तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो गांधी जी को राहुल गांधी याद कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की सियासत से इस देश की सियासत को कैसे जोड़ा जाए स्वामी जी। राजस्थान में अगर परिवर्तन इस बार नहीं होता है, यानी कि जो सरकार है वो बनी रहती है, तो ये देश की सियासत के लिए, 2024 की सियासत के लिए कितना लाभदायक साबित होगा, कैसे देखा जाए इसको? देखिए राजीव जी, अगर का प्रश्न नहीं है, हमारे पास विकल्प नहीं है, देश के पास विकल्प नहीं है, जनता के पास विकल्प नहीं है। जनता को मोहब्बत और प्यार, सद्भाव को चुनना ही पड़ेगा। और मुझे यह बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, 1 साल पहले तक मैं भी निराश था, मैंने भी हिम्मत हार ली थी। पिछले 1 साल के अंदर जनता के अंदर एक जागृति में देख रहा हूं, वो अपने मूल मुद्दों में लौट रहे हैं, जिसका परिलक्षण हमको दिखाई पड़ा, कर्नाटका में दिखाई पड़ा, हमको हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ा, दिल्ली के जो इलेक्शंस हुए एमसीडी के उसमें हमको दिखाई पड़ा, और जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें दिखाई पड़ा। देखिए विकल्प नहीं है, अगर का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि इस देश को आगे बढ़ना है, इस देश में प्रतिभाएं। और राजीव जी एक और चीज बताऊं, मैंने अलग अलग देशों के, दूसरे देशों के बच्चों को भी पढ़ाया है। फ्रांस के बच्चे आए, स्पेन के बच्चे आए, अमेरिका के बच्चे आए। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, मेरे देश के बच्चे इतने ज्यादा प्रतिभावान हैं, उन्होंने बचपन से संघर्ष देखा है। विदेशी बच्चों को संघर्ष का मतलब नहीं पता है, मेरे देश के बच्चों को इतना संघर्ष पता है। उन्होंने अपने मां बाप के संघर्ष को देखा है, बहते हुए पसीने को देखा है, उनके सामने एक लक्ष्य है। अगर मेरे बच्चों को, अगर मेरे देश के युवाओं को गुमराह किया गया, उनको धार्मिक और जातीय विद्वेष में बैठाया गया, तो राजीव जी कोई विकल्प नहीं है। और अगर इस लड़ाई हम नहीं जीते, अगर ये जो एक संघर्ष हो रहा है दो विचारधाराओं के बीच में, राजीव जी अगर हम नहीं जीते तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता कि हम हार सकते हैं। हमें जीतना ही है, हमें इसलिए जीतना है क्योंकि हमें इस भारत माता से प्यार है। इस भारत माता को धर्म और जाति के बंटवारे में हम नहीं पड़ने दे सकते, इसमें प्यार मोहब्बत चलेगी। आपकी कोई जाति धर्म, और एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। एक गुब्बारा बेचने वाला था जिसमें काले, नीले, हरे, पीले तरह तरह के गुब्बारे थे। एक छोटा बच्चा आया,
उसने जाके पूछा कि इसमें बताओ कौन सा गुब्बारा सबसे ऊपर जाएगा, वो मैं खरीदूंगा। गुब्बारे बेचने वाले ने कहा देखो गुब्बारे के रंग से कोई ऊपर जाएगा नहीं होता है, होता इसमें है कितनी एयर है, कितनी क्वालिटी उसके अंदर है। तो वास्तविकता में आपके धर्म और जाति का कोई मतलब नहीं है, असली मतलब यह है आपके अंदर कितने गुण विद्यमान हैं। और गुण क्या होते हैं? सबको समेटने का, सबको। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना क्या राजीव जी कर सकते हैं? आप सीईओ हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, आप सीईओ हैं तो क्या आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारियों के बीच में संघर्ष हो, लड़ाइयां हो? आप घर में अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप चाहते हैं वो आपस में लड़ें? आप नहीं चाहते ना, तो देश में ऐसे कैसे चाह सकते हैं? तो भारत माता के हमारे जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, दलित हो, बौद्ध हो, कोई जाति हो, कोई धर्म हो, असली मुद्दा यह है कि सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबको बढ़ोतरी, सबको एक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और जो योग्य हो उसको आगे आने देना चाहिए। और जिन लोगों पे शोषण हुआ है, जिनको आगे आने का मौका नहीं मिला है, जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको अगले कम से कम 100 साल प्रोत्साहन देके आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे जब रेस हो तो उसमें हर वर्ग के, हर वर्ण के लोग साथ हो। लेकिन अगर किसी वर्ग और वर्ण के साथ भेदभाव होता है तो भारत की जो वीकनेस है वो बढ़ेगी, स्ट्रेंथ कम होगी। हमें सबको समेट के चलने की आवश्यकता है। जो समेटने की कला है, जो विचारधारा है, उसके साथ देना होगा। अब कोई विकल्प नहीं है राजीव जी, इसकी कल्पना कृपा करके मत कीजिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये होना है, नहीं अगर हुआ तो मैं उसकी कल्पना नहीं कर पाता कि फिर क्या होगा। फिर संसद में जैसे गालियां दी जा रही हैं, जैसे सड़कों पे लिंचिंग हो रही है, मैं कल्पना नहीं करता। मैं अपने भारत माता को उस रूप में राजीव जी देखने की कल्पना नहीं कर सकता। जी, फिर तो वही होगा जो अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि संसद के अंदर अभी तो आपने गालियां सुनी, संसद के अंदर लात घुसे चलते आप देखेंगे, कुछ और देखेंगे। ये जो बातें कह रहे थे स्वामी जी, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। और ये अगर नहीं हो, क्योंकि हमने सड़कों पे लिंचिंग देखी, हमने घरों में लिंचिंग देखी, परिवार को टूटते हुए हमने देखा, नफ़रत के बीज को इतना ज़्यादा बो दिया गया है कि परिवार टूटते हुए, 2 समाज को टूटते हुए, 2 संप्रदाय को बंटते हुए, ये सब हम लोग देख लिए इसी पिछले 9 साढ़े 9 साल में। लेकिन क्या ऐसे ही राजनीति आगे बढ़ेगी, या राहुल गांधी जो राजनीति कर रहे हैं, एक बहुत ही सभ्य सुशील राजनीति जो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो राजनीति आगे बढ़ेगी? और अगर ऐसे, यहाँ क्या का सवाल ही नहीं उठता। जब मोहब्बत की दुकान खोलने की बात आती है तो मोहब्बत की जीत हमेशा होती है, और वही बात यहाँ हम बार बार समझने की कोशिश अपने इन कार्यक्रमों के ज़रिए कर रहे हैं। और ये आप देखिए, राहुल गांधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखते रहेंगे, ये चर्चा होती रहेगी। इस चर्चा को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस चर्चा के लिए आपने समय निकाला और खरी खरी में अपनी बात, अपने विचार आपने रखे। सीधा सिंपल सी बात यहाँ है कि